हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, उसके बारे में हम देख रहे थे। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हम क्या पढ़ रहे थे? मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है। उसमें हमने क्या क्या देखा था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वप्रथम मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की जाती है, गुहिलादित्य के द्वारा की जाती है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य करते हैं, उनके द्वारा गुहिल वंश स्थापित किया जाता है। फिर एक हरित ऋषि हुए थे, जिनके शिष्य के रूप में कालभोज थे, इन्हें उपाधि दी गई थी और इन्हें आशीर्वाद दिया था बप्पा रावल का। इनके द्वारा के 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इसके बाद में शासक आए थे अल्लट है, जिन्हें अलू रावल कहा जाता है। इन्होंने राजधानी चेंज की थी। राजधानी किसको बनाया था? आहड़ उदयपुर को ये राजधानी बनाते हैं। इसके बाद में हमने अगले शासक देखे थे जेतर सिंह। मेवाड़ के शासक थे जेतर सिंह है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश इनको पराजित किया था, जो भुताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1227 में उन्हें पराजित करके यहाँ से खदेड़ा था और राजधानी परिवर्तन कर कहाँ ले गए थे? चित्तौड़गढ़ ले गए थे। इसके बाद में हमने देखा था कि अगले शासक जो है जेतर सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं 1301 से लेकर 1303 तक शासक रतन सिंह। मेवाड़ के गुहिल वंश के अंतिम शासक थे, जो कौन से कहलाते हैं? रतन सिंह। कब से कब लेकर? 1301 से लेकर 1303 तक रहे थे। इन्हीं के समकालीन दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति था। 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली की सल्तनत पर रहा था। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। मेवाड़ का जो किला है उसके ऊपर क्या आक्रमण किया था? इसने मेवाड़ के किले पर आक्रमण करने के लिए चलना स्टार्ट किया था। 28 जनवरी 1303 को रवाना हुआ था और 26 अगस्त 1303 को इसने अपने अधिकार में ले लिया था। इस किले को क्या अपने अधिकार में ले लिया था। रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया था। इसकी रानी पद्मिनी व इसके जो सेनापति थे गोरा व बादल है, वो रानी पद्मिनी को बचाते हुए क्या मारे गए थे। गोरा व बादल एक रचना है, हेमरतन सूरी की क्या है, एक रचना लिखी हुई है। इसके बाद जो अपने अधिकार में कर लिया था, तो रानी ने 1600 महिलाओं के साथ मिलकर क्या है जोहर किया था। यह राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर कहलाता है। और मेवाड़ का यह किस प्रकार का था? प्रथम जोहर है और राजस्थान का यह दूसरा जोहर है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो रानी जो पद्मिनी है उसने 1600 महिलाओं के साथ एक तुर्क किया था, इसलिए ये क्या कहलाता है? ऐतिहासिक जोहर है। राजस्थान का किस प्रकार का ऐतिहासिक जोहर के नाम से जाना जाता है। इस जो ये रतन सिंह के द्वारा था, रतन सिंह को हराया गया था, रतन सिंह को मारा गया था। और चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन है वो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक के माध्यम से क्या रिप्रेजेंट किया है। तारिक एक उलाई है या खजाउन उल फतूह नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इसने सजीव वर्णन किया है। इसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी के दरबारी विद्वान थे मलिक मोहम्मद जयसी है, उनका एक ग्रंथ है पद्मावत है। उनके अनुसार बताया गया है कि केवल रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेवाड़ पर है वो आक्रमण किया था। इसके बाद में यहाँ के शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी वो स्वयं दिल्ली गए और यहाँ का कार्यभार अपने बेटे खिरीज खां को सौंप दिया था। अपने बेटे खिरीज के नाम पर इसका नाम खिरीजाबाद रखा, स्वयं दिल्ली चले गए थे। यहाँ का शासक बाद में खिरीज खां के दिल्ली चला गया था, तो यहाँ का शासन किसको सौंपा था? मालदेव चौहान था। मुछला मालदेव या मालदेव चौहान के नाम से जाना जाता है, जो कानड़देव चौहान का भाई था। जालौर का शासक था कानड़देव, उसका भाई था। ये इसको सौंप कर क्या है, इसको सौंपा था और खिरीज खां स्वयं दिल्ली चला गया था। तो ये मुछाला मालदेव है, इसने कुछ समय तक कार्य किया और इसके बाद में इसका भी देहांत हो जाता है। तो इसने अपने बेटे जय सिंह जैसा को यहाँ का कार्यभार संभाला था। इसके बाद में जय सिंह जैसा को सिसोदा गांव का जागीरदार था, अमीर है, अमीर सिसोदा है। उसने 1326 में गुराला या छापामार मत्ती के माध्यम से इसके ऊपर आक्रमण किया और उसको यहाँ से खदेड़ दिया था और मेवाड़ में सिसोदिया सत्ता की स्थापना की थी। इसलिए अमीर को मेवाड़ का उदारक के नाम से जाना जाता है। अमीर मधुवर्धन और अमीर महाकाव्य इसके बारे में जानकारी देते हैं लेखक जयसिंह सूरी है, इनके बारे में बताते हैं। इनकी अगर बात करते हैं कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, विषम घाटी पंचानन है, अमीर की जो क्या उपाधि है, अमीर की उपाधि के रूप में इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद में हमने देखा था 1382 में मेवाड़ के अगले शासक आते हैं लक्ष्मण लाखा। 1382 में मेवाड़ के शासक आते हैं लक्ष्मण लाखा है। लाखा के काल में एक बंजारी ने बिछोला झील बनाई थी, इसी के किनारे नटने का चबूतरा बनाया गया था। और लक्ष्मण लाखा के काल में जावर से चांदी की खान निकली है। सीसा प्रजस्ता क्या कहलाता है? लेना कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी खान है। कहाँ से निकली है? अपने एशिया की सबसे बड़ी खान जावर से निकली है। इसके बाद हमने देखा था लक्ष्मण लाखा है। लक्ष्मण लाखा है, उसका बड़ा बेटा क्या था? राणा चूड़ा था। इधर समकालीन जो कौन सा था? रणवर राठौड़ था।
मेवाड़ मारवाड़ का राजकुमार है रणबल राठौड़ है। रणबल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, विवाह के योग्य हो गई थी। विवाह करने के लिए रिश्ता देखा था, मारवाड़ में उसे कोई राजकुमार दिखा नहीं। उसने नजरें घुमाई तो मेवाड़ में उसे क्या राणा चूड़ा दिखा। तो उसने क्या सेनापतियों के माध्यम से क्या उन्हें नारियल भेजा था कि राणा चूड़ा के लिए क्या है, हम अपनी बहन का विवाह राणा चूड़ा के साथ करना चाहते हैं, इसलिए नारियल भेज रहे हैं। पहले शादी सिखाई गई के नारियल ही भेजा करते थे, तो रणबल राठौड़ ने अपनी बहन के लिए नारियल भेजा था। नारियल जो सेनापति था वो देना तो राणा चूड़ा को था, लेकिन राणा चूड़ा वहां इधर उधर घूम रहा था। दरबार में कौन से थे, दरबार में उनके पिताजी लक्ष्य सिंह लाखा बैठे थे, सारे लोग यहाँ आप बैठे थे। और दरबार में जो मुख्य जो सीट होती है वहां पर कौन से लक्ष्य सिंह लाखा बैठे थे। तो नारियल लेकर के वहां पहुंचते और कहते हैं आपके लिए क्या हमारे नारियल भेजा है हंसाबाई के लिए क्या शादी के लिए। तो ये पहले लक्ष्य सिंह लाखा पहले तो कहते हैं ये कैसा भद्दा मजाक है, ये कैसा भद्दा मजाक है। लेकिन फिर वापिस ये कहते हैं चलो नारियल भेजा तो ठीक है, शादी की उम्र तो नहीं है हमारी शादी की उम्र तो नहीं है, लेकिन भेज दिया तो वापस क्यों गए, ठीक है शादी करेंगे। लेकिन फिर ये सेनापति वापस जाता और कहता है मैं नारियल दिया है। तो उसने कहा किसको दिया है, तो उन्होंने कहा था लक्ष्य सिंह लाखा को है। तो वापिस ये भेजते हैं कि हाँ लक्ष्य सिंह लाखा विवाह कर सकता है मेरी बहन से, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, इससे जो संतान होगी हमारी बहन से जो संतान होगी उसको सेनापति बनाया जाए, उसको क्या है शासक बनाएगा, सम्राट बनाएगा, न कि अपने बड़े बेटे राणा चूड़ा को है। तो लक्ष्य सिंह लाखा ने राणा चूड़ा को बुलाया और पूछा कि बेटा ऐसे ऐसे तू कहे तो मैं शादी कर लूँ, तू कहे तो मैं शादी कर लूँ, अगर तू ना कहे तो मैं ना करूँ। उसने कहा बाबा मेरे वजह से आप शादी क्यों रोक रहे हो, आप शादी करो, ठीक है मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो उम्र भर शादी नहीं करूंगा, मैं शासक बनूंगा नहीं, मैं विवाह करूंगा ना मेरी संतान होगी तो हमारे किसी प्रकार का कलह होगा सम्राट बनने का, तो मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इस प्रकार लक्ष्य सिंह लाखा शादी करते हैं और उनसे संतान होते हैं। मोकल है वो इस सत्ता में बैठते हैं, मोकल है वो इसका शासक बनता है, इससे बेटा होता है मोकल है और मोकल के सीट पर बैठता है। तो अगला शासक लक्ष्य सिंह लाखा के बाद में अगला शासक कौन सा बनता है, मोकल है। शासक कौन सा बना था, मोकल है। अगला शासक बनता है मोकल, मेवाड़ का अगला शासक कौन सा बनता है, मोकल बनता है, मोकल बनता है। मोकल शासक बना था, मोकल क्या है शासक बन जाता है। यहाँ का हंसाबाई का बेटा सुतला बेटा है, तो ये तो क्या है उसको तो शक की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। मोकल को शासक बनाया गया था, मोकल को क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। अब लक्ष्य सिंह लाखा की तो मृत्यु हो गई, लक्ष्य सिंह लाखा की तो क्या मृत्यु हो गई थी। अब कार्य करता था मोकल, कार्य क्या है मोकल करता हंसाबाई, हंसाबाई थी, हंसाबाई की आदि में आगे सारी सत्ता है इसके अधीन में आ गई थी। तो हंसाबाई अब ये राणा चूड़ा है, इसको तो मोकल को क्या बनाया गया था, शासक है, मोकल को क्या बनाया गया, शासक है। और संरक्षक किसे बनाया गया था, संरक्षक बनाया गया था अपना राणा चूड़ा, राणा चूड़ा को संरक्षक बनाया गया था। तो कार्य कौन सा करता था, मोकल करता था। अब हंसाबाई है इसको संरक्षक बनाया, तो हंसाबाई इसको क्या शक की दृष्टि देखती थी, शक की दृष्टि से हंसाबाई राणा चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। क्यों देखती थी, क्योंकि शासक इसको बनाया गया था मोकल को, वास्तविक रूप से बनना कौन सा चाहिए था, बड़ा बेटा है राणा चूड़ा इसके अधीन में थी, तो ये बनना चाहिए। लेकिन इसने क्या इसके कहने पर मोकल को क्या शासक बनाया था। तो ये क्या शक की दृष्टि से देखती थी, उसको जब भी देखती थी सोचती थी ये कब पता इसका दिमाग घूम जाए, राणा चूड़ा का कब दिमाग घूम जाए, कब क्या है मेरे बेटे की हत्या कर दे, कब मेरे बेटे को क्या है मार दे। तो इस प्रकार शक की दृष्टि से देखती थी। ये बात राणा चूड़ा को अच्छी नहीं थी, राणा चूड़ा को अच्छी नहीं लगी। जब इधर उधर जाता हो तो शक की दृष्टि देखते हैं, तो राणा चूड़ा को ये भेद पता चल गया था कि उसकी माँ सौतेली जो माँ है उसके प्रति शक का भाव रखती है। तो ये यहाँ से क्या है निकलता है, राणा चूड़ा है, और यहाँ से कहाँ चला गया था, मांडू पे। मांडू कहाँ पर है, गुजरात का एक क्षेत्र है, वहां चला जाता है। यहाँ की सनस के छोड़ता है और कहाँ चल जाता है, मांडू गुजरात चला जाता है। अब यहाँ का पद संरक्षक का पद था राणा चूड़ा, ये पद खाली हो जाता है क्योंकि ये तो कहाँ चला गया था, मांडू गुजरात है। तो ये किसको मनाती है, रणमल राठौड़। अब हंसाबाई के द्वारा यहाँ का संरक्षक किसे बनाया जाता है, रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ यहाँ के क्या संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब रणमल राठौड़ संरक्षक जब इसे बना दिया गया है, जब गांव के सरपंच बना दिए जाते तो पंच अपने चुनता है, इसी प्रकार इसको संरक्षक जब बना दिया गया था तो ये अपनी सत्ता अपने अधीन में रखे, और जहां पर जो सेनापति होगी या अग्नि जो व्यक्तियों की जहां जरूरत होगी तो अपने कबीले से लेगा। तो रणमल राठौड़ ने आते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर रणमल राठौड़ ने संरक्षक बनते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी, राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। तो सिसोदिया जो थी
शिशोदिया जो थे उनको क्या पदों से हटा दिया गया था। शिशोदा थे, शिशोदा पद तल है, तो शिशोदा थे वो क्या है उनको पद से हटा दिया गया था। तो शिशोदिया इस बात से क्या विमुख हो गए थे, उनको गुस्सा आया कि हमारी सत्ता, हमारा शासकता हमें ही हटाकर रणमल राठौड़ अपने ही व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्त कर रहा है। तो रणमल राठौड़ ने आते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या है राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। राठौड़ क्या है नियुक्त हो जाते हैं। तो सारा कार्य कौन देखते थे, अब राठौड़ देखते। सारा कार्य यहाँ का कौन से देखते हैं, राठौड़ देखते हैं। तो लत सिंह लाखा के बाद में मोगल जब शासक बना था तो रणमल राठौड़ ने ऊंचे ऊंचे पदों पर किसकी नियुक्ति कर दी थी, किसकी नियुक्ति कर दी है, ऊंचे ऊंचे राठौड़ों की नियुक्ति थी वो कर दी थी। अब क्या है मोगल की हत्या कर दी जाती है। मोगल की हत्या चाचा मेरा वह महपा पवार है, महपा पवार है, चाचा मेरा वह महपा पवार के द्वारा क्या है मोगल की हत्या कर दी जाती है। मोगल को किसी प्रकार से अपनी बातों में उलझाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और कौन कौन से व्यक्ति थे, चाचा मेहरा व महपा पवार है, चाचा मेहरा व महपा पवार ने मोगल की हत्या कर दी थी। मोगल की हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद में शासक बनते हैं अपने कुंभा। बहुत ही प्रतापी शासक है, 80 घाव लड़ने वाले शासक है, संगा है, उसी के समकालीन क्या शासक के रूप में कार्य किया था। तो मोगल की हत्या चाचा मेरा व महपा पवार ने मोगल की हत्या कर दी थी। तो मोगल के बाद में अगले शासक बनते हैं उनके पुत्र है कुंभा। कुंभा इनके क्या है अगले शासक बने थे। तो मेवाड़ के अगले शासक कौन से आते हैं, कुंभा है। जो अपनी अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना रहा था, 1433 से लेकर 1468 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो चाचा मेरा महपा पवार ने मोगल की हत्या कर दी। इसके बाद में शासक बनते हैं कौन से आते हैं, कुंभा। मोगल के बाद में शासक कौन बनता है, कुंभा। 1433 से लेकर 1468 तक, 1433 से 1468 तक मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं कुंभा। अब कुंभा ने जैसे ही पद संभाला, कुंभा ने जैसे ही पद संभाला है तो कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। कुंभा के सामने क्या है, दो समस्या हैं। एक तो क्या है रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना है, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। रणमल राठौड़ था, उसने क्या राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी, तो इस पद को क्या खत्म करना था। दूसरे इसने अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना था, अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। उनके पिता के हत्यार कौन से थे, पिता को मारने वाले चाचा मेरा व महपा पवार है जो महमूद खिलजी के शरण में चले जाते हैं। तो इसके सामने जब 1433 से लेकर 1468 तक शासक बना था कुंभा, तो कुंभा के शासक बनते ही इसके सामने दो समस्या थी। एक तो रणमल राठौड़ के बढ़ते ही प्रभाव को खत्म करना है और दूसरा क्या है अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना है। उनके पिता की जो हत्या कर दी थी उनका क्या है बदला लेना है। तो इसके सामने दो समस्याएं निकल कर आ रही थी, दो समस्या क्या है इनको निकलकर इनके सामने आ रही थी। तो ये क्या करता, तो पहला तो क्या है अपने पिता के हत्याओं का बदला लेना चाहता, दूसरा कौन सा है रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना है। तो रणमल राठौड़ था उसको किसी न प्रकार से यहाँ से क्या भगाना चाहता था, रणमल राठौड़ को अपने शासन सत्ता से दूर भगाना चाह रहा था क्योंकि शासन इनका था, लेकिन नियम कौन बना रहा था, रणमल राठौड़ है जो उसे पसंद नहीं था। इससे पहले जब मोगल शासक था तब तक तो ये ठीक है सहन कर रहा था, लेकिन जैसे ही खुद शासक बनता है तो इसके सामने क्या है सर्वप्रथम ये इसे भगाना चाहता है। सर्वप्रथम क्या है रणमल राठौड़ को अपनी सत्ता से क्या है भगाना चाहता है। तो रणमल राठौड़ था, कौन सा आता है रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो था हंसाबाई के दरबार में, हंसाबाई थी उसके दरबार था, हंसाबाई के क्या है दरबार में एक, हंसाबाई के दरबार में एक महिला रहती थी। हंसाबाई के दरबार में क्या है एक महिला रहती थी जिसका नाम क्या भारमली, जिसका नाम क्या था भारमली है। वो हंसाबाई की क्या थी दासी है, दासी थी कि जिसका नाम क्या है भारमली। कौन सी मली, भारमली। तो हंसाबाई के दरबार में एक दासी रहती थी भारमली है जिसे रणमल राठौड़ पसंद करता, जिसे क्या है रणमल राठौड़ पसंद करता था। रणमल राठौड़ कहता इसके साथ में क्या है शादी करने के लिए तैयार था, इसे क्या है पसंद करता था। तो भारमली, अब भारमली है ये किसे पसंद करती थी, कुंभा को, ये अपने कुंभा को पसंद करती।
रणमल राठौड़ था, इसकी बहन थी हंसाबाई, उसकी एक दासी थी जिसका नाम क्या भारमली है। ये भारमली जो है इसे रणमल राठौड़ पसंद करता था, लेकिन ये भारमली इसको पसंद ना कर करके कुंभा को पसंद करती, कुंभा को पसंद करते थे। रणमल राठौड़ ने इसे सोचा कि मैं इसे पसंद करता हूं तो मेरी बात मानेंगे, तो रणमल राठौड़ ने भारमली को कहा तो क्या कुंभा को जहर दे, जहर दे दे, क्योंकि कुंभा इसके विरुद्ध चला, कुंभा इसके विरोध में कर रहा था, इसको भगाने की कोशिश कर रहा था, पता चल गया जहर दे दे। तो भारमली कुंभा से प्यार करती थी, तो भारमली ने इसकी नई बात मान करके कुंभा ने कहा वो ऐसा करे तो उसको जहर दे दे, तो क्या उसको ही जहर दे दे। तो कुंभा के कहने पर भारमली ने रणमल राठौड़ को कहे जहर दे दिया, रणमल राठौड़ को कहे जहर दे दिया, रणमल राठौड़ मारा गया, रणमल राठौड़ कहे मारा गया, रणमल राठौड़ मारा जाता है। ठीक है, तो वहां क्या प्रोग्राम चल रहा था, वहां कोई प्रोग्राम चल रहा था, गायकार आ रहे थे, मुझे दोहा याद नहीं है, उन्होंने एक दोहा गाया था, भाग सके तो भाग जोधा। ठीक है, कौन आया, इस प्रकार का कुछ दोहा सुनाया गया था, तो वहां पर जोधा था, वो समझ गया कि मेरे बाप को मार दिया, जोधा है, उसको कहे रणमल राठौड़ को मार दिया गया था, तो जोधा है, यहाँ कौन सा था, जोधा है। तो जोधा यहाँ से भागता है, भागकर कहाँ पहुंचता है, मंडोर, मंडोर जोधपुर पहुंचा था। इसके पीछे पीछे कुंभा पहुंचता है, पीछे पीछे कुंभा पहुंच जाता है। तो रणमल राठौड़ को मारने के बाद जोधा यहाँ से भागता है और जोधा भागकर कहाँ पहुंचता है, मंडोर जोधपुर की तरफ पहुंचता है। तो इस प्रकार के रणमल राठौड़ की मृत्यु कर दी गई थी, किसके द्वारा, भारमली के द्वारा जहर देने के कारण। तो इसके सामने क्या रणमल राठौड़ के बढ़ते एक काम तो खत्म हो गया कि रणमल राठौड़ का जो प्रभाव पड़ा तो उसको खत्म कर दिया, क्योंकि रणमल राठौड़ स्वयं ही मारा गया, तो उसके आसपास जो काम करने वाले थे राठौड़ थे वो तो स्वयं भाग जाए। जोधा ही जब भाग गया, रणमल राठौड़ की मृत्यु होगी तो वो वहां रहकर करेंगे क्या, अब कुंभा अपना चलाएगा। तो पहला तो इसने काम कर दिया कि अपने बढ़ते हुए प्रभाव को, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को क्या खत्म कर दिया गया था। तो रणमल राठौड़ है हंसाबाई दासी थी, उन्होंने क्या जहर दिया, ये मर गया था और जोधा के भाग जाता है, भागकर कहां पहुंचता है, मंडोर जोधपुर। लेकिन कुंभा टिकने वाला थोड़ी था, कुंभा भागता है, कुंभा इसके पीछा किया, कुंभा ने क्या पीछा किया, कुंभा ने कहा तेरे को भी मारूंगा, कुंभा ने कहा मैं तेरे को भी मारूंगा, तेरे बाप को मारा है तो तेरे को भी क्या मारूंगा। तो भागता है जोधा के पीछे, क्या जोधा आगे आगे भागता है, कब तक भागता रहेगा, कब तक भागता रहेगा, दोनों क्या भाग जाता है। ठीक है, तो क्या कुंभा ने यहाँ मंडोर से भी खदेड़ा, कुंभा ने यहाँ से भी खदेड़ दिया था, कुंभा ने जब जोधा मंडोर पहुंचता है तो मंडोर से भी क्या है खदेड़ दिया था, मंडोर से भगा दिया गया था। तो अब जोधा जाएगा, अब क्या है जोधा जाएगा क्या, तो जोधा ने क्या हंसाबाई के पास गया था, जोधा ने क्या है हंसाबाई के पास पहुंचता है, हंसाबाई से कहता है कि हमारा किसी न किसी प्रकार से सुलह करो, हमारा किसी न किसी प्रकार से सुलह करो, नहीं तो क्या है कुंभा मेरे पिताजी की तरह मुझे भी मार देगा। तो हंसाबाई ने दोनों के मध्य एक संधि कराई थी, हंसाबाई ने दोनों के मध्य एक संधि कराई थी जिसका नाम क्या है, आवल बावल की संधि। कौन सी है, आवल बावल की संधि है। कहां पर की गई थी, पाली, पाली सीमा है वहां पर मध्य एक संधि की थी जिसका नाम क्या है, आवल बावल की संधि है। और यह संधि 1459 में करवाई गई। आवल बावल की दोनों के मध्य संधि कराई गई, यानी मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था कि मेवाड़ की सीमा यहां तक रहेगी और मारवाड़ की सीमा यहां तक रहेगी। तो आवल व बावल की संधि हंसाबाई के द्वारा करवाई गई थी। इसमें मारवाड़ में मेवाड़ की सीमाओं का क्या है निर्धारण होता है, इसमें क्या होता है, मारवाड़ में मेवाड़ की सीमाएं हैं उनको निर्धारण होता है कि जोधा यहाँ इस तरफ नहीं देखेगा और कुंभा क्या इस तरफ नहीं देखेगा। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, राव जोधा ने 1459 में क्या है मेहरानगढ़ बसाया था, जोधपुर बसाया था। 1459 में क्या है इस जोधा के द्वारा क्या है जोधपुर बसाया गया था। जो मेहरानगढ़ है दुर्ग है उसके जो क्या नींव रखी गई थी, और नींव किसने की थी, रीतिबाई और करनी माता ने जोधपुर बसाया था। 1459 में राव जोधा के द्वारा क्या बसाया गया था, जो जोधपुर बसाया गया था, और इसकी नींव किसने रखी थी, नींव रखी है रीतिबाई या करनी माता है, करनी माता है, करनी माता का मंदिर है, उनके द्वारा इसके क्या नींव रखी गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर जो है इसका बसाया किसके द्वारा गया था, 1459 में किसने बसाया था, राव जोधा के द्वारा है, और नींव कौन रखता है, रीतिबाई है, इसे करनी माता कहा जाता है, करनी माता के नाम से जाना जाता है। तो 1433 से 1468 तक है। 1433 में आता है, इसने पहला कार्य क्या किया था, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म कर दिया। तो ये तो किस्सा खत्म हो गया। अब इसके सामने क्या दूसरी समस्या है, इसके सामने दूसरी समस्या आई थी कि चाचा मेरा व महपा पुआर है, चाचा मेरा व महपा पुआर थे, उन्होंने मेरे पिता की हत्या की, उन्होंने मेरे पिताजी मोकल को मारा है, तो मैं उनसे क्या बदला लूंगा। लेकिन चाचा मेरा व महपा पुआर ये भी भागते हैं, ये भी भागते हैं, कुंभा
अब तो क्या कुंभा की तो मारेगा। इसने अपने दरबार में रहने वाले रणमल राठौड़ को ही नहीं छोड़ा, रणमल राठौड़ को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो चीज हमें भी मारेगा। तो ये भागते हैं। चाचा मेरा व महपोवर भागकर कहां पर जाते हैं, मालवा के शासक है महमूद खिलजी। चाचा मेरा व महपोवर भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास पहुंचते हैं। ये यहाँ से भागते हैं, चाचा मेरा व महपोवर भागते हैं और भागकर कहाँ पहुंचते हैं, मालवा का एक शासक था जिसका नाम क्या है, महमूद खिलजी है। मालवा का शासक है जिसका नाम कौन सा है, महमूद खिलजी है। इसमें अगर हम बात करते हैं, कुंभा ने इस महमूद खिलजी पर क्या आक्रमण किया था, कुंभा ने इस महमूद खिलजी पर आक्रमण किया था 1437 ईस्वी में। और ये क्या कहलाता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध का नाम सुनाओ। सारंगपुर का युद्ध है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। तो सारंगपुर का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। और कहां पर हुआ था, सारंगपुर में। कब होता है, 1437 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, ये हार जाता है, कुंभा जीत जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मालवा विजय। इसे किस नाम से जानते हैं, मालवा विजय है। यानी महमूद खिलजी से कुंभा ने मालवा जीत लिया। मालवा क्या है, जीत लिया था। और महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा, 6 माह तक बंदी बनाकर रखा, बाद में छोड़ दिया। महमूद जो खिलजी था उससे मालवा जीत लेता है। कुंभा 1437 में सारंगपुर के युद्ध के माध्यम से इस मालवा को अपने अधीन कर लेता है, मालवा को छीन लेता है। और इसी विजय का नाम क्या देता है, मालवा विजय। इस विजय का नाम क्या देता है, मालवा विजय है। यहाँ पर चाचा मेरा व महपोवर उसे मिलते हैं, इनको मार देता है क्योंकि ये इसके पिता के हत्यारे थे, इसलिए क्या अपने पिता के हत्यारों का बदला लेता है। दूसरा इसने बदला पूरा किया। दूसरा अपना जो जिस समय ये 1433 में शासक बना था, दोनों समय से पूर्ण हो। अब ये महमूद खिलजी है, इसको इसने कुछ समय तक बंदी बनाकर रखा था, 6 माह तक बंदी बनाकर रखता है। लेकिन 6 माह बाद में से क्या छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि इसके जो शत्रु थे उनको तो पकड़ लिया था और उनको क्या मार दिया था, जाने देता है। लेकिन कहते हैं शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकता है। जिसके मन में विचार ही शत्रु वाले हैं तो उसमें क्या है, किसी भी प्रकार से कभी भी मित्र भाव नहीं आ सकता है। अलाउ इसने जो कुंभा था इसने तो क्या है छोड़ दिया था, ठीक है, बदल गया होगा, छोड़ देता है। लेकिन जो महमूद खिलजी है ये आगे जाता है और गुजरात का शासक होता है कुतुबुद्दीन। महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कौन सा होता है, कुतुबुद्दीन शाह है, उसके साथ जाता है। मालवा का शासक महमूद खिलजी है और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है, ठीक है, कुतुबुद्दीन शाह था। ये क्या है, इसको छोड़ देता है। 6 महीने बाद 1456 में गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह कौन सा था, कुतुबुद्दीन शाह है। और मालवा का शासक कौन सा आता है, मालवा का शासक था महमूद खिलजी। मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है। ये 1456 में, ये क्या है, 1456 में चंपानेर की संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं, चंपानेर की संधि। इन्होंने एक संधि की थी, यानी युद्ध का एक प्रोग्राम बनाया था जिसके माध्यम से कुंभा को हराना चाहते थे, जिसे क्या कहा जाता है, चंपानेर की संधि है। कुंभा को इस बात का पता चल गया कि उसको हराने के लिए गुजरात के शासक और मालवा के शासक दोनों ने संयुक्त रूप से एक योजना बनाई है, तो यह इस योजना को विफल कर देता है। कुंभा ने इसके विरुद्ध में कार्य किया था और चंपानेर संधि को क्या है, विफल कर देते हैं। तो एक तो आता है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में। दूसरा आता है चंपानेर की संधि कब होती, 1456 में है। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य में हुई थी, तो चंपानेर की संधि मालवा का शासक था महमूद खिलजी है और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है, दोनों के मध्य ही संधि होती है। और किसके विरुद्ध में की गई थी संधि, यह संधि है कुंभा के विरुद्ध में की गई थी। कुंभा था उसको हराना था चाहते थे चंपानेर के माध्यम से, तो इसे चंपानेर की संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार के है
कुंभा ने इसे भी विफल कर दिया। कुंभा ने क्या है, इसे भी विफल कर दिया। अब कुंभा है जो मालवा विजय था, कुंभा ने क्या है, मालवा विजय था, मालवा जीता था। कुंभा ने क्या है, जो मालवा जीता था, तो मालवा जीता, मालवा विजय की खुशी में इसने क्या है, मालवा विजय की खुशी में एक क्या है 9 मंजिला भवन बनाया, एक 9 मंजिला भवन बनाया था, जिसे विजय स्तंभ, जय स्तंभ कहा जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, विजय स्तंभ या जय स्तंभ। तो कुंभा ने क्या है, मालवा विजय की उपस्थिति में इसे विजय स्तंभ या जय स्तंभ कहा जाता है। मालवा विजय की खुशी में 9 मंजिल का भवन बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ या जय स्तंभ, विजय स्तंभ या जय स्तंभ बनाया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि कुंभा ने मालवा विजय के उपरांत अपनी खुशी किस प्रकार का कार्य कर करके, तो इसने क्या है, मालवा विजय के उपरांत विजय स्तंभ या जय स्तंभ, या अगर हम बात करते हैं विष्णु ध्वज, या क्या कहा जाता है, इसे विष्णु ध्वज के नाम से कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया। 1440 से 1448 ईस्वी तक यह पूरा हुआ। 1437 में चंपानेर की संधि हुई थी, तो 1437 में कौन सी हुई थी, अगर हम बात करते हैं 1437 की संधि के माध्यम से, 1437 की संधि के माध्यम से, जिसे क्या कहा जाता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का संधि नहीं थी, क्या हुआ था, युद्ध हुआ था 1437 में, सारंगपुर के युद्ध के माध्यम से जीतता है, तो इसे विजय स्तंभ है, जय स्तंभ है या विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी तक कराया गया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसे विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। तो विजय स्तंभ, जय स्तंभ या विष्णु ध्वज, इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 तक करवाया गया था। यह भारतीय मूर्तिकला का क्या कहलाता है, भारतीय जो मूर्तिकला है इसका क्या कहलाता है, विश्वकोश है, और मूर्तियों का शब्दकोश है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, मूर्तियों का शब्दकोश। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश है या मूर्तियों का शब्दकोश कहलाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह मूर्तियों का शब्दकोश है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मूर्तियों का राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। और अगर हम बात करते हैं इसकी मूर्तियों का अजायब घर है, क्योंकि इसमें क्या है, मूर्ति 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहा जाता है, तो मूर्तियों का अजायब घर है, अजायब घर है। मंजिल कितनी है, 9 मंजिल है, 9 मंजिल का भवन है। इसमें पूछेंगे कि विजय स्तंभ, जय स्तंभ कितने मंजिल का भवन है, तो ये हमारा 9 मंजिल का भवन है, 9 मंजिल का भवन है। निर्माण किसके है, अगर हम बात करते हैं इसकी वास्तुकार है, इसके 9 मंजिल का भवन है। निर्माता की अगर हम बात करते हैं, निर्माता कौन सा था, कुंभा, निर्माता कौन सा है, कुंभा है। और अगर हम वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं, तो जेता, पूजा, नापा, दीपाक और मंडल है। जेता, पूजा, नापा, दीपाक और क्या है, जो मंडन है वो इसके क्या थे, वास्तुकार था। इसमें क्या है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार क्या है, अल्लाह, अल्लाह लिखा है। पूछा जाएगा कितनी बार अल्लाह अंकित किया गया है, 9 बार अल्लाह लिखा गया है। इसके अलग अलग जो है, अलग अलग जो दरबार है, इनमें अलग अलग नाम लिखा गया है। इसकी अगर बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने देखा था विजय स्तंभ, जय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने देखा, और इसे कहा था कुतुब मीनार से भी शानदार है। इसने क्या कहा था, कुतुब मीनार से भी क्या है, शानदार है। इसकी अगर बात करते हैं, एक यहाँ पर क्या है, एक और है, एक मूर्ति और है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ। दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, दोनों के मध्य 1 किलोमीटर की दूरी है। तो पहला कौन सा है, विजय स्तंभ है, जय स्तंभ। ये तो क्या मालवा विजय की खुशी में बनाया था।
एक इसी के पास में एक मंजिल और है जिसे क्या कहा जाता है, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, जिसका क्या है निर्माता कौन सा आता है, जैन व्यापारी जीजा है। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, जैन व्यापारी जीजा। तो जैन प्रशस्ति की बात करते हैं, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, उसका अगर हम बात करते हैं कौन सा है, निर्माणकर्ता कौन है, तो जैन व्यापारी जीजा है। कौन सा कहलाता है, जैन व्यापारी जीजा है। वास्तुकार इसका कौन सा आता है, देपा है। इसका वास्तुकार देपा है। वास्तुकार अपना कौन सा आता है, देपा। यह 7 मंजिल का भवन है। वो कितना है, 9 का, ये 7 का है। और ये कौन सा आता है, जैन धर्म को समर्पित है, धर्म को समर्पित। वो विष्णु भगवान, ये कौन सा आता है, जैन धर्म को समर्पित है। तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति या जैन प्रशस्ति है, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनवाया गया है। इसका अगर वास्तुकार की बात करते हैं, दीपाक है, 7 मंजिल का भवन है और जैन धर्म को समर्पित है। इसकी रचना आरंभ किसने की थी, अत्रि भट्ट ने, और पूर्ण किसने किया था, महेश भट्ट ने। रचना आरंभ करता है अत्रि भट्ट और पूर्ण कौन करता है, महेश भट्ट। तो जैन प्रशस्ति है, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, इस 7 मंजिल का भवन है, वहीं चित्तौड़गढ़ में है। इसकी अगर हम बात करते हैं, अत्रि भट्ट ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और महेश भट्ट ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। इसका बेटा था, जैन धर्म को समर्पित है, जैन व्यापारी जीजा इसके थे। और इसकी अगर हम बात करते हैं, वास्तुकार है वो कौन से आते हैं, देपा है। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा कौन सा, किस प्रकार की इमारत बनाता है, वो अपना कौन सा आता है, वो अपनी इमारत आती है विजय स्तंभ है, जय स्तंभ या विष्णु ध्वज है। 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, मूर्तियों का अजायब, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, और 9 मंजिल का ये क्या है, भवन है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह ये कब बना, प्रश्न पूछ लिया जाए तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह 1980 में इसे शामिल किया गया था, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह 1985 में शामिल किया गया। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को कब शामिल किया गया था, तो 1980 में है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में इसे 1985 में लागू किया था, 1985 से माना जाता है। तो इस पर क्या कितनी बार, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अलग अलग मंजिलों में अलग अलग प्रकार के द्वार बने हुए, उन द्वारों के अलग अलग क्या है, नाम दिए हुए हैं। उसकी अगर हम बात करते हैं, जैन प्रशस्ति या कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, निर्माता जैन व्यापारी जीजा है। दोनों ही इमारत चित्तौड़गढ़ में, दोनों के मध्य दूरी कितनी आती है, 1 किलोमीटर है। तो मालवा जब जीतता है तो कुंभा मंजिल बनाता है, ये ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका पार्ट है आगे का है, इसकी उपाधियां हैं, जैसे क्या है, आल गुरु है, दान गुरु है, छाप गुरु है, सेल गुरु है, हिंदू सुल्तान है, अभिनव भट्टाचार्य है। किस प्रकार कुंभा की उपाधियां थी, कुंभा के दरबार में किस प्रकार जो कार्य करने वाले विद्वान रहते थे, उनके बारे में क्या हम कल पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।